नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। मैं रिसर्च एनालिस्ट हूँ स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजीज़ में और आप सबके लिए लेके आया हूँ बिजनेस स्टैंडर्ड का एनालिसिस वीडियो। यहाँ पे एनालाइज करेंगे बिजनेस न्यूज़पेपर्स, उनके कुछ बहुत ही बढ़िया आर्टिकल्स और कंप्लीट एनालिसिस करेंगे यहाँ पे कि क्या कॉज है इस इवेंट का और इसका क्या इफेक्ट होगा हमारे लोन्स पर, फाइनेंसेस पर, कंट्री पर, जॉब्स पर या करियर पर। तो हर चीज़ का हम एनालिसिस करेंगे यहाँ पे। आज काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं, वीडियो आज लंबी होगी तो ज़रूर ध्यान से पूरा वीडियो देखें एंड तक। तो मैं शुरुआत करूंगा सबसे पहले आर्टिकल से। ये बात है रिलायंस की, बट ये रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे अनिल अंबानी जी की। यहाँ पे 5 ईयर मार्केट बैन लग गया है इनके ऊपर एंड 24 दूसरे लोगों पे। सेबी है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये ऑर्गेनाइजेशन है जो रेगुलेट करती है हमारे कैपिटल मार्केट्स को, फाइनेंशियल मार्केट्स को। तो ओवरऑल सेबी का काम है कि वो रेगुलेट करे, रूल्स बनाए और उसके बाद देखे कि कोई रूल तोड़ रहा है तो उसे पेनलाइज भी करे। एंड यहाँ पे इन्होंने सेबी ने करीब 650 करोड़ की पेनल्टी लगाई है 27 इंडिविजुअल्स पर। इसमें एंटिटीज जैसे कि रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी भी इंक्लूडेड हैं और उनके ग्रुप फर्म्स, इनके फॉर्मर डायरेक्टर्स। इन्होंने एलिजिडली साइफन किए थे फंड्स रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड से। सेबी ने बैन कर दिया है अनिल अंबानी जी को एंड करीब 24 दूसरे लोगों को जो सिक्योरिटीज मार्केट अब एक्सेस नहीं कर सकते, अब वो शेयर बाजार में काम नहीं कर सकते। ओवरऑल इंडिविजुअल एंटिटीज इन्हें भी बैन कर दिया गया है कि कोई भी आपकी पोजीशन नहीं होल्ड करोगे किसी भी लिस्टेड कंपनी में या फिर उसके एसोसिएट में अगले 5 सालों के लिए। और पेनल्टी लगाई गई है अंबानी जी पर करीब 25 करोड़ रुपए की। तो अनिल अंबानी लेड ग्रुप इन्होंने डिक्लाइन कर दिया है कमेंट करने से इस पर सेबी के ऑर्डर पर। और मार्केट रेगुलेटर ने ऑब्जर्व किया कि अंबानी जी ने डिज़ाइन किया था एक फ्रॉडुलेंट स्कीम जिससे वो आरएचएफएल के फंड्स को निकाल के एंड कहीं और ओवरऑल दूसरी जगह पे एज अ लोन उसे साइफन कर सके। तो यहाँ पे मनी को डाइवर्ट किया जा रहा था कंपनी के पैसे को पर्सनली। तो यहाँ पे इसीलिए इतना बड़ा एक्शन लिया गया। और इसके बाद आप देखिए रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस होम फाइनेंस, रिलायंस पावर, ये सारे स्टॉक आपको लोअर सर्किट पे दिख रहे थे शुक्रवार को और मंडे को। अब देखते हैं कि क्या होगा। तो आप में से अगर कोई इन्वेस्टेड है इसमें तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि अभी क्या आपका पैसा इसमें फंसा हुआ है या आप निकलना चाहेंगे, आपको क्या आगे आप एक्शन लेना चाहेंगे इस पर। क्यूकॉम्स ग्रोथ डिस्टरप्टिंग रिटेल सेल्स डिस्ट्रीब्यूटर्स। अभी कुछ 2 या 3 दिन पहले हमने न्यूज़पेपर में डिस्कस किया था कि पीयूष गोयल जी जो हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, उन्होंने अभी कहा कि ई कॉमर्स ना पैसा कमा रहे हैं, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, ई कॉमर्स इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, लेकिन वो इनोवेशन के बेसिस पे ग्रो करे, कुछ बढ़िया प्रोडक्ट ऑफर करे। ये नहीं होना चाहिए कि बस प्रेडेटरी प्राइसिंग करके ग्रो कर जा रही है। मतलब कि बस इसलिए ना ग्रो कर जाए क्योंकि पैसे रेज करके वेंचर कैपिटल से और दूसरे बड़े बड़े फंड से सामान को कॉस्ट से भी कम दाम पर बेच रही है और तब तक बेच रही है जब तक बाकी लोगों की दुकान ना बंद हो जाए। जैसी दुकान बंद हो जाए उसके बाद फिर से रेट बढ़ा दे। इस तरीके से काम ना करे, ये सही तरीका नहीं है। अगर ग्रो करना है तो सही में कुछ यूनिक लेकर आए और फिर ग्रो करे। तो एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स जितने भी हैं, इनके एसोसिएशन ने अभी एक चिट्ठी लिखी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को इसके बाद, और इन्होंने एक्सप्रेस किया है कि ये एप्रीहेंशंस हैं, इनके बहुत सारे डर हैं इन्हें कि अनचेक्ड एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, जितने भी ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स कंपनी है जैसे कि अभी ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, जेप्टो, ये सारे क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है जो 10 मिनट में 15 मिनट में आपको डिलीवर कर दे रहे हैं चीज़ें, या ग्रोफर्स ही हो गया। तो इसके वजह से रिटेल इकोसिस्टम में बहुत बड़ा डिस्रप्शन है क्योंकि ये कंपनीज मोनोपोली की तरह काम करती हैं। ये तभी पैसा कमाएंगी जब ये मोनोपोली बनेंगी। अगर बाकी लोग भी हैं बिजनेस में तो ये इनका मॉडल ही फेल हो जाएगा। तो आजकल आप देखेंगे ऐसे बिजनेस मॉडल्स वर्क कर रहे हैं जहां पे आप ऐसे मार्केट को टारगेट करो जहां पे छोटे छोटे अनऑर्गेनाइज्ड मैं कहूँगा बहुत सारे प्लेयर्स हैं। आप देखो कि मैं इस पूरी इंडस्ट्री में एक ही कंपनी खड़ा करूं अगर और सबका बिजनेस मैं ले लूं, सबकी दुकान बंद करा दूं ऑन द बेसिस कि मुझे ऐसा कुछ मॉडल बनाना कि अगले 5-6 साल तक अगर मैं करता रहूं पैसे रेज करके लॉस में भी, तो ये सबका मार्केट शेयर में कैप्चर कर सकता हूं। चाहे आप कोई भी बड़ी ई कॉमर्स फर्म्स को देखिए या दूसरे किसी भी फर्म्स को देखेंगे, बहुत सारे स्टार्टअप्स को उनका बिजनेस मॉडल कुछ ऐसा ही रहा है, राइट। तो उन्होंने मोनोपोली क्रिएट की है एक सेक्टर में जहां पे या तो उन्होंने छोटे प्लेयर्स को खत्म कर दिया बिल्कुल ही, या फिर
ऐसा भी हो सकता है कि छोटे प्लेयर्स में कुछ प्लेयर्स बहुत बड़े हो गए जो इन कंपनीज के साथ थे और बाकी प्लेयर्स खत्म हो गए। तो बेसिकली आप दूसरे का मार्केट शेयर इस तरीके से अगर कैप्चर कर रहे हो तो ऑफकोर्स एप्रीहेंशंस होंगे सामने वालों को। इंडिया में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रेगुलेशन है, यहाँ पे एसोसिएशन ने का कहना है कि सीरियस कंसर्न्स हैं रिगार्डिंग द कंप्लायंस ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स। एफडीआई रूल्स क्लियरली बोलते हैं कि ई कॉमर्स एंटिटीज जो ऑपरेट कर रही है अंडर मार्केट प्लेस मॉडल फ्रॉम होल्डिंग इन्वेंट्री और एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर इन्वेंट्री सोल्ड ऑन द प्लेटफॉर्म्स। तो यहाँ पे एफडीआई के जो रूल्स है ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के, कि जहाँ बाहर से निवेश आ रहा है किसी बिजनेस में, उसमें क्लियरली प्रोहिबिशन है कि ई कॉमर्स एंटिटीज जो ऑपरेट करिए मार्केट प्लेस में मॉडल में वो इन्वेंट्री नहीं होल्ड कर सकती या इन्वेंट्री पे उनका कोई कंट्रोल नहीं हो सकता जो उनके प्लेटफॉर्म पे बिक रहा है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि जितने भी क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं ये ऐसे प्रैक्टिसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जहां पे इन्होंने लाइंस को ब्लर कर दिया है। कहीं ना कहीं ये लूप होल निकाल के काम कर रहे हैं, क्योंकि इनका ये कहना है कि जितने भी ब्लिंकिट और जेप्टो जैसे कंपनीज हैं ये इन्वेंट्री भी मैनेज कर रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखो इनके डार्क स्टोर्स हैं, एक इन्होंने छोटा सा वेयर हाउस बना दिया, समझ लीजिए वहाँ पे सारा सामान रख लिया जो डेली के नेसेसिटीज़ का होता है, और उसके बाद वो 10 से 15 मिनट में 20 मिनट में सबको डिलीवर कर रही हैं एक प्रॉपर एरिया में। तो इन्वेंट्री ये मैनेज कर रहे हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये प्रोडक्ट इनके ऐप पे लिस्टेड है, तो इन्होंने ये भी ऐड किया कि ये एक अनइवन प्लेइंग फील्ड ही नहीं बना रहा है, लेकिन थ्रेटन कर रहा है लाइवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ स्मॉल रिटेलर्स। जितने भी छोटे दुकानदार हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनका पूरा जो बैकबोन है हमारे इंडिया के रिटेल सेक्टर के, उन सब का काम ये लोग खत्म कर रहे हैं। एंड पर्सनली ऐसा मुझे भी लगता है, आप भी अपना ओपिनियन दीजिए कि आपको नहीं लगता कि ये कंपनीज तभी प्रॉफिटेबल बन पाएंगी, सर्वाइव कर पाएंगी, जब ये सारे लोकल किराना शॉप्स बंद हो जाएं, लोग इनसे खरीदने की जगह पे इन कंपनीज से ऑर्डर करने लगे। क्योंकि और कोई तरीका समझ में नहीं आता यूजुअली, क्योंकि अगर लोग यहाँ जाएंगे तो उनका कॉम्पिटिटर ये ऐप्स हैं जो पैसे नहीं कमा पाएंगे। तो एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स के एसोसिएशन ने कहा है गवर्नमेंट को कि एक इन्वेस्टिगेशन कीजिए आप इस पे कि किस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है, क्या कंप्लायंस फॉलो हो रहा है, क्या कोई अनएथिकल चीज़ें तो नहीं हो रही है, ऐसा तो नहीं हो रहा है जो कंपटीशन को अनफेयर बना रहा है बहुत ज़्यादा। तो दे वांट कि ये इंश्योर करें कि कंप्लायंस है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नॉर्म्स से, और इम्प्लीमेंट करें मेजर्स स्मॉल रिटेलर्स के लिए, ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, कि उनके इंटरेस्ट को भी सेफ गार्ड किया जा सके। जो ट्रेडिशनल हमारे बिजनेस वाले लोग हैं, जो दुकान चला रहे हैं, छोटे डिपार्टमेंटल स्टोर चला रहे हैं, वो इन मोनोपोली से बच पाएं। यूपी ऑफर्स 200 एकर्स इन ग्रेटर नोएडा टू डुकाटी फॉर रेस ट्रैक। ये टाइटल पढ़ के मुझे भी बड़ा अजीब सा लगा। आजकल काफ़ी सारी ऐसी न्यूज़ कंपनीज और कॉमर्स और इंडस्ट्री से रिलेटेड आ रही है जो उत्तर प्रदेश से आ रही है, एंड बहुत ही यूनिक हमें पिक्चर्स देखने को मिल रहा है। तो यूपी गवर्नमेंट ने ऑफर किया है 200 एकर्स ग्रेटर नोएडा में डुकाटी को, और रेस ट्रैक के लिए ऑफर किया गया है ये। तो इन्होंने एक सुपर बाइक मेकर है डुकाटी, आई थिंक ज़्यादातर लोगों को पता होना चाहिए डुकाटी के बारे में। 200 एकर्स लैंड दिया जा रहा है ग्रेटर नोएडा में इन्हें कि रेस ट्रैक डेवलप करे और ट्रेनिंग सेंटर। एंड इस प्रपोजल से जो मोटर स्पोर्ट्स है हमारे कंट्री में ये और स्ट्रेंथन होंगी, और इससे और ज़्यादा एक्सपेंशन भी होगा, इसमें आगे बिजनेस भी बनेगा। तो जो स्टेट है, जुलाई में इन्होंने अनाउंस किया कि सेकेंड एडिशन होल्ड करेंगे ग्रैंड प्रिक्स मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप का इन ग्रेटर नोएडा। एंड प्रपोजल अगर कैरी होता है या आगे, तो डुकाटी रेस ट्रैक आ जाएगा नोएडा, ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 22 में, जहाँ पे स्टेट का नोडल एजेंसी यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ओन करता है इनकम्बरेंस फ्री लैंड इंडस्ट्रियल और कमर्शियल पर्पस के लिए। तो लैंड एक्विजिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लैंड पड़ा है YEIDA के पास, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास सेक्टर 22 में। एंड टॉप डुकाटी ऑफिशियल्स है इंडिया में, उनसे बात चल रही है। एंड अगर ये लेट्स से अप्रूव हो गया तो वी विल सी अ रियली नाइस रेस ट्रैक फॉर डुकाटी इन ग्रेटर नोएडा। तो डुकाटी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इंडिया में, ताकि वो ग्लोबल मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप्स होल्ड कर सके। अब देखिए, मैं ऑफकोर्स स्पोर्ट्स बाइक की बात नहीं करूंगा, बट ओवरऑल इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोटरसाइकिल मार्केट है, ग्रोथ अभी भी बहुत अच्छा है, और हमारी जो कंपनीज हैं क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी हैं। ओवरऑल अगर आप देखो तो पूरी दुनिया में दूसरी कंपनीज जितनी भी हैं फॉरेन कंपनीज, उनको एक्वायर कर रही है इंडियन कंपनीज। तो इंडियन कंपनीज ने पूरी दुनिया में अपना नाम बना रखा है, एंड वी कैन सी कि बाहर की कंपनीज भी अब इंडिया में आ रही है जो सुपर और स्पोर्ट्स बाइक बनाती हैं, बिकॉज इंडियन जो लोग हैं ऑफकोर्स दे आर अपग्रेडिंग,
एक टाइम था जब 150 सीसी की कितनी बाइक्स देखने को मिलती होंगी आपको, या 200 सीसी की, और अब कितना नॉर्मल हो गया है ये। तो जैसे जैसे हमारा डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रहा है, ओवरऑल पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसी कंपनीज भी इंटरेस्टेड हैं जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स बेचती हैं, जो हाई एंड प्रोडक्ट्स सेल करती हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो काफ़ी इंटरेस्ट हमें नजर आ रहा है दोनों की तरफ से। सो वी हैव टू वेट एंड वी हैव टू सी कि किस तरीके से आगे ये मोड़ लेता है। आता हूं मैं अगले आर्टिकल पे। स्विगी टारगेट्स $15 बिलियन वैल्यूएशन फॉर आईपीओ। सॉफ्टबैंक द्वारा बैक किया गया फूड डिलीवरी जाइंट, जोमैटो का कंपेरेटर मैं बोलूंगा, इकलौता कंपेरेटर, ये टारगेट कर रहा है वैल्यूएशन करीब $15 बिलियन की वैल्यू का टारगेट रखा है स्विगी ने, और अपकमिंग स्टॉक मार्केट में ये ऑफर कर रहा है 1 से 1.2 बिलियन डॉलर्स। अब इनका आईपीओ आना है। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मतलब पहली बार जब आप स्टॉक मार्केट में कंपनी को लाते हो। वैसे तो आपके शेयर्स एक बार आप लिस्ट हो गए तो आपके, मैं शेयर्स आज खरीद लूंगा, कल बेच दूंगा, कभी भी खरीदता बेचता रहूंगा, लेकिन अभी तो स्विगी का कोई शेयर नहीं है ना। आप चेक कर लो स्टॉक मार्केट में, ये कंपनी अभी लिस्ट होने वाली है, और ये लिस्ट होगी तो हम इनके शेयर्स खरीदेंगे, राइट। शेयर्स खरीदेंगे तो कंपनी के पास पैसा जाएगा, और कंपनी चाहती है कि करीब 1 से $1.25 बिलियन ये रेज करे इससे। मतलब मैं कहूंगा करीब 8.5 से 10-11 हजार करोड़ तक इनका टारगेट है रेज करने का, और दिस इज अ बिग अमाउंट, एंड ये वन ऑफ द बिगेस्ट इनिशियल इंडियन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होगा दिस ईयर। स्विगी कंपीट करता है जोमैटो से ऑनलाइन रेस्टोरेंट और कैफे फूड डिलीवरी सेक्टर में, और दोनों ने मेजर बेट्स किए हैं नए सेगमेंट पे जिसे हम कहते हैं क्विक कॉमर्स बूम। जो 10 मिनट डिलीवरी की मैं बात कर रहा हूं, ब्लिंकिट के साथ साथ इंस्टामार्ट ये भी काफी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है, और दोनों काफी, मैं बोलूंगा, इक्विवेलेंट है दोनों की सर्विसेज ओवरऑल। बट जोमैटो मार्केटिंग और ब्रांडिंग में बहुत ज्यादा आ गया है स्विगी से। वी हैव ऑलवेज फेल्ट दैट। तो स्विगी ने रिसीव किया है शेयर होल्डर अप्रूवल। तो आपको अगर अपनी कंपनी को पब्लिक लेके जाना है, मीनिंग स्टॉक मार्केट में लिस्ट करना है, तो आपको अप्रूवल लेना होता है अपने शेयर होल्डर्स से। तो अप्रैल में इन्होंने ये कर दिया है, एंड यहाँ पे $1.25 बिलियन तक रेज करने की एक्सपेक्टेशंस हैं। एंड ओवरऑल ये काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कॉन्फिडेंट भी हैं, बिकॉज जोमैटो को देखा गया कि इनके जो कंपटीटर हैं काफ़ी अच्छे वैल्यूएशंस पे अभी ट्रेड कर रहे हैं, तो अभी हो सकता है इन्हें भी बहुत अच्छी वैल्यू मिल जाए। Adani Power stays at $800 million of unpaid dues from Bangladesh. अडानी पावर बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी सेल करता है, ठीक है। एंड यहाँ पे अब बांग्लादेश में क्या हुआ कि गवर्नमेंट अचानक से चेंज हो गई, एंड नई गवर्नमेंट आई है। वहाँ पे काफ़ी वॉलेटिलिटी है, मैं बोलूँगा मार्केट के टर्म्स वाले जो अगर हम टर्मिनोलॉजीज यूज़ करें, तो इससे करीब अनपेड जो पैसा बकाया है बांग्लादेश ने जो पे करना है अडानी पावर को, वो है $800 मिलियन। मतलब करीब 6.5 से 7 हजार करोड़। यस, एंड वीक्स ऑफ वायलेंट प्रोटेस्ट चल रहे हैं यहाँ पे। कम से कम 100 लोग, उससे ज़्यादा लोग डेड हैं अभी। काफ़ी सारे लोग अभी मतलब इंजर्ड हैं। बहुत ज़्यादा टर्मोइल चल रहा है कंट्री में, एंड जो साउथ एशियन कंट्री है ये ओवर करती है इतना पैसा अडानी पावर को, जो पार्ट ऑफ माइनिंग टू मीडिया कंग्लोमरेट है हमारे इंडिया का। एंड ओवरऑल जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सप्लाई की जाती है कोल फायर्ड प्लांट से इन गोदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। तो झारखंड से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है बांग्लादेश को। सो येस, वी हैव टू सी कि क्या होता है। एंड यहाँ पे कहा गया कि जो इनके जो न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर हैं, इन्होंने कहा कि अगर हम नहीं पे करेंगे इन्हें तो ये हमें इलेक्ट्रिसिटी देने से इनकार कर देंगे, और इलेक्ट्रिसिटी ना मिलना इज़ अ वेरी बिग डील फॉर अ कंट्री लाइक बांग्लादेश। तो जो पावर प्रोड्यूसर्स है उसके कोई प्लान नहीं है ऐसे कि वो आगे सप्लाई लाइन को कट कर देगा एज ऑफ नाउ, ठीक है। बट अडानी पावर के भी लेंडर्स हैं जिनको उन्हें पे करना है, राइट। तो कोल सप्लायर्स हैं, उन्हें भी पे करना है, तो उन्हें उनके लिए भी सोचना पड़ेगा अडानी पावर को, बिकॉज ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश पैसे ना दे तो इनका काम हो जाएगा, राइट। तो वी हैव टू सी कि आगे किस तरीके से ये इम्पैक्ट करता है अडानी पावर के फाइनेंशियल मैं कहूँगा एस्टिमेट्स को। क्या नुकसान होता है कंपनी को इससे काफ़ी, या हमें देखना होगा किस तरीके से आगे ये स्टोरी डेवलप करती है। SBI चीफ, डिपॉजिट मोबिलाइजेशन नॉट अ चैलेंज फॉर बैंक। SBI के चीफ ने बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी है, और ये सुनकर काफ़ी लोग रिलैक्स भी हो जाएंगे जिन्होंने बैंक्स में इन्वेस्ट किया है। एंड यहाँ पे बात क्या हुई है मैं आपको बताता हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन है दिनेश खारा।
शुक्रवार को इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैलेंज के बारे में बात की जो इंडिया में बैंक्स फेस कर रहे हैं। कई दिनों से मैं न्यूज़पेपर में डिस्कस भी कर रहा हूं, लोगों को पता होगा कि हमारे बैंक्स को ना डिपॉजिट नहीं मिल रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि डिपॉजिट और एफडी का जो पैसा होता है वही वो दूसरों को लोन पे देते हैं हमारा पैसा, राइट। तो अगर हम लोग डिपॉजिट ही नहीं करेंगे बैंक में तो बैंक पैसे कहाँ से लाएगी? फिर बैंक को बॉन्ड वगैरह परचेज करने पड़ेंगे, वो एक्सपेंसिव भी पड़ते हैं बैंक को। तो यहाँ पे एसबीआई के चेयरमैन का कहना है कि भैया हमारे लिए ये सब नहीं है, हमें कोई ऐसी चैलेंजिंग ये बात लगी नहीं रही है कि हमें डिपॉजिट मोबिलाइजेशन में प्रॉब्लम हो, मतलब डिपॉजिट्स लाने में। डिस्पाइट इंटेंसिफाइड कंपटीशन अमंग बैंक्स जो अट्रैक्ट करना चाहते हैं डिपॉजिट्स, एंड इन्होंने क्या किया है, बैंक्स ने शॉर्ट टर्म डिपॉजिट रेट्स भी बढ़ा दिए हैं। इसका मतलब अगर आप एफडी करोगे कुछ महीनों की या 1 साल की या कुछ 2 साल की, तो अब आपको पहले से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा फिक्स डिपॉजिट पर। और वो इसलिए किया गया है क्योंकि लोगों ने फिक्स डिपॉजिट करना ही बंद कर दिया। कई लोगों का ये भी कहना है कि लोग मार्केट में पैसा डाल रहे हैं म्यूचुअल फंड में, बट दिस इज़ नॉट 100% एक्यूरेट। इससे भी इतना ज़्यादा नहीं फर्क पड़ेगा बैंक्स को। बट ओवरऑल एसबीआई के चीफ का कहना है कि हम इस पोजीशन में हैं कि हम हमारे लोन बुक ग्रोथ को सपोर्ट कर सकते हैं, जितना लोन चाहिए हम अभी दे सकते हैं, जितनी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस हैं, एंड हमें कोई ऐसा चैलेंज फेस करने को नहीं नज़र आ रहा आगे। और ओवरऑल जब डिक्लाइनिंग डिपॉजिट की बात की गई कि नहीं आपके तो डिपॉजिट कम हो रहे हैं, आप लोन का पैसा लाओगे कहाँ से, तो सेवरल इंडियन बैंक्स ने अभी क्या किया है, लिमिटेड पीरियड स्पेशल फिक्स डिपॉजिट लॉन्च कर दिया है इसके लिए, जिसमें ये स्पेसिफिक टेन्योर वाले एफडी पर अब ज़्यादा इंटरेस्ट देते हैं। तो आप भी ज़रूर चेक कीजिएगा, अगर आपके पास एग्जिस्टिंग एफडी है तो क्या आप स्विच कर सकते हैं दूसरे एफडी पर। एचडीएफसी बैंक जो इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर लेंडर है, यस, एचडीएफसी प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग में प्राइवेट बैंक्स में सबसे बड़ा बैंक है इंडिया का, और इन्होंने भी स्पेशल एडिशन एफडी स्कीम रोल आउट किया है। इसमें क्या कर रहे हैं कि ये 35 से 55 महीने वाले जितने भी एफडीज हैं इस पे ये सिलेक्ट टेन्योर के लिए बढ़िया इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हैं। अभी कस्टमर्स करीब 7.35% से करीब 7.4% अर्न कर सकते हैं 35 मंथ एंड 55 मंथ डिपॉजिट के लिए। अमाउंट लेकिन 3 करोड़ से कम होना चाहिए। वैसे ही आईसीआईसीआई ने कम कर दिया है, करीब 7 बढ़ा दिया इंटरेस्ट रेट, जो रिवाइज रेट है वो करीब 3 से 7.2% है रेगुलर कस्टमर के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए 3.5 से 7.75 है। एक्सिस बैंक ने भी ये कर दिया है, एक्सिस बैंक ने भी शॉर्ट टर्म डिपॉजिट रेट घटा दिए हैं। तो जब बात की गई चैलेंजेस की कि डिपॉजिट ग्रोथ जो है बैंकिंग सिस्टम में और बूमिंग म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, इसके ऊपर बोला गया, तो खारा जी ने कहा कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो बैंकिंग सिस्टम होता है वो टिपिकली सरपास करता है साइज ऑफ मार्केट्स को। तो अगर आप डेवलप्ड मार्केट्स को देखें जहाँ पे मार्केट्स बहुत बड़े बन गए हैं बैंकिंग सिस्टम से, लेकिन एज ऑफ नाउ डेवलपिंग कंट्रीज़ में हमने देखा है कि जो बैंकिंग सिस्टम है वो मार्केट के साइज से ज़्यादा बड़ा है। यूके में भी बैंकिंग सिस्टम मार्केट से ज़्यादा बड़ा है। सो इट विल बी अ चॉइस ऑफ इन्वेस्टर्स एंड काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स जो डिसाइड करेगा कि इन्वेस्टर्स आगे क्या करते हैं। बैंकिंग सिस्टम किस तरीके के प्रोडक्ट्स लाता है, कितना एफडी पे रिटर्न देता है, क्या क्या चीज़ें लाता है, ओवरऑल इस पे डिपेंड करता है। तो एसबीआई की आप क्रेडिट ग्रोथ देखें। क्रेडिट ग्रोथ क्या होता है? जब भी बैंक को एनालाइज करो कि मुझे इस बैंक में पैसा लगाना है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ये देखो कि क्रेडिट ग्रोथ कितना है, कितने लोन ग्रोथ हो रही है। तो 15.5% की ग्रोथ है, बहुत ही बढ़िया क्रेडिट ग्रोथ है ये। एंड ओवरऑल ये भी देखना ज़रूरी है कि इनका डिपॉजिट ग्रोथ कितना है। तो ये भी इससे पता लगेगा हमें कि लोग डिपॉजिट भी कर रहे हैं इस बैंक में पैसा, क्योंकि ये ग्रोथ 15.5% की है और डिपॉजिट ग्रोथ सिर्फ 5% की है। तो पैसा कहाँ से लाओगे लोन देने के लिए, राइट। तो टोटल डिपॉजिट्स भी बैंक में ग्रो कर रहे हैं, करीब 8.18% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है यहाँ पर भी। आते हैं अगले आर्टिकल पे। यह है गोल्डमैन सैक्स इंडियाज जीडीपी फॉरकास्ट फॉर 2024 एंड 25। गोल्डमैन सैक्स एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म है, बैंकिंग ग्रुप है, बहुत ही बड़ा यूएस का, पूरी दुनिया में रिनाउंड है। एंड इन्होंने इंडिया के ग्रोथ फोरकास्ट को कम कर दिया है। मतलब जो एक्सपेक्टेशन है अगले साल कि इंडिया की जीडीपी जितना ग्रो करेगी वो करीब 20 बेसिस पॉइंट से कम हो चुकी है। 20 बेसिस पॉइंट मतलब 0.20%। एक्सपेक्टेशंस को इतना कम कर दिया गया है, एस्टिमेट्स को। इन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है ना सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये कम रहने वाला है। तो एक्सपेक्टेड ये है कि
ग्रोथ भी कम रहेगी। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी है जो हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट आर्टिकल में। आप ज़रूर चेकआउट करेगा लास्ट बिजनेस न्यूज़पेपर के आर्टिकल को, कि इंडिया में प्रॉब्लम एक ये है ना कि इंडिया की पूरी ग्रोथ गवर्नमेंट पे डिपेंड कर रही है। गवर्नमेंट अगर पैसा खर्च कर रही है, अब देखिए गवर्नमेंट भी पैसा उधार ले लेके ला रही है, क्योंकि अगर टैक्स बढ़ा के लाएगी तो हम लोग गवर्नमेंट ही बदल देंगे, यही होगा फ्रस्ट्रेट होके। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि पैसे ला रही है, बॉन्ड इशू कर रही है, लोन ले रही है, पैसे प्रिंट कर रही है, उसके बाद खर्चे कर रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ओवरऑल हर चीज़ पे इन्वेस्ट कर रही है। तो इकोनॉमी ग्रो कर रहा है बहुत अच्छा। लेकिन ये ज़रा सा भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम हो रहा है तो हमारे नेशन की इकोनॉमी का फॉरकास्ट, जो ग्रोथ फॉरकास्ट है, वो कम हो जा रहा है। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और इसका सोल्यूशन यही है कि हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लेके आए। इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत ही लो हो गया है पहले से। ओवरऑल फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में क्यों इंटरेस्टेड नहीं है, इस बात कि हमें बॉटम तक जाना पड़ेगा, ठीक है, कि क्या हमें करना होगा कि हम फॉरेन इन्वेस्टर्स को लेके आए इंडिया में। आपको क्या लगता है कि क्या अभी ऐसी पॉलिसीज़ है कोई? मुझे एक दो मेजर अगर आप आउटब्रेक बताएं ना, कि बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक नीश में, क्योंकि हमें ऐसा नहीं है कि $1 या $2 बिलियन चाहिए, हमें चाहिए हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो उसके लिए कुछ ऐसी मेजर पॉलिसी चेंजेस आप बता सकते हैं जो कमेंट सेक्शन में आपको लगता है कि तुरंत इमीडिएटली लेट्स से जहाँ हमें 20-30% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। तो करंट ईयर का जो डाउनग्रेड है ये फैक्टर करता है 35% ईयर ऑन ईयर कॉन्ट्रैक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अप्रैल एंड जून क्वार्टर विच कोइंसाइडेड विद वीक्स लॉन्ग जनरल इलेक्शन। तो 35% गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम रहा है अप्रैल से जून में। और ओवरऑल इसी टाइम पे मैंने एक चीज़ देखी कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स ने बहुत ही ख़राब परफॉर्म किया। तो क्योंकि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर पे काफ़ी डिपेंड करती है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज इंडिया में, तो उनकी जो स्टॉक ग्रोथ मैंने देखी वो भी देखी एकदम म्यूटेड है। इनके स्टॉक प्राइस में भी बड़ा देखने को नहीं मिल रही है। तो वो भी ये वॉच कर रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट कितना खर्च करती है, उसके हिसाब से मार्केट फिर पैसा लगा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स में। तो इंडिया का जो ग्रोथ है अगली ईयर, क्या अगले साल, वो किन चीज़ों से हैम्पर्ड रहेगा? सबसे पहले तो जो गवर्नमेंट की कमिटमेंट है कि वो बजट में लेकर आएंगे हमारे फिस्कल डिफिसिट के बारे में, कि फिस्कल डिफिसिट को बिलो 4.5% करना है हमारे जीडीपी के। अब देखिए हर घर में भी ये प्रॉब्लम रहती है मिडिल क्लास फैमिलीज से, क्योंकि मैं भी हूँ, कि फिस्कल डिफिसिट बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमेशा खर्चा ज़्यादा है, इनकम कम है, खर्चा ज़्यादा है, इनकम कम है। तो गवर्नमेंट के साथ भी यही प्रॉब्लम है, हमारे जो देश है उसके साथ भी यही प्रॉब्लम है कि खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया है, इनकम कम आ रही है, और खर्च यहाँ पे करीब जो डिफिसिट है खर्चे और इनकम का 4.5% हो गया हमारे जीडीपी के। तो इसको अगर कम करना है तो खर्चा कम करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर डिफिसिट को कम करना है, खर्चा कम किया, तो फिर वही है, हमारी ग्रोथ हैम्पर हो गई। तो ये बहुत ही ट्रबलसम इशू है, इसका हमें सोल्यूशन चाहिए। और इसका सोल्यूशन फिलहाल तो मुझे एक ही नज़र आता है, एफडीआई। अब एफडीआई कैसे लाना है इंडिया में, ये गवर्नमेंट को सोचना होगा। एंड एक्सपेंशन जो है ये हेडविंड्स भी फेस करेगा। जो ग्रोथ है हमारे यहाँ, इसमें एक और प्रॉब्लम है, वो है स्लोअर रियल कंजम्पशन ग्रोथ। देखिए ग्रोथ कैसे होता है किसी इकोनॉमी में, जब कंजम्पशन बढ़ता है, लोग जब चीज़ें खरीदेंगे तभी तो कंपनीज उन्हें बेचेगी, कंपनीज ज़्यादा बेचेंगी तो ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करेंगी, ज़्यादा जीडीपी होगी हमारे कंट्री की। लेकिन अगर लोग पैसा कम खर्च करेंगे तो कहाँ से ग्रोथ आएगी कंपनीज की, कहाँ से ग्रोथ आएगी जीडीपी की। तो आरबीआई के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो हाउस होल्ड जो कंजम्पशन है वो एस्टिमेटेड है कि यहाँ पे स्लो डाउन देखने को मिलेगा। सॉरी, आरबीआई की रिपोर्ट नहीं है ये, लेकिन आरबीआई के जो स्ट्रिक्टर रूल्स है टू कंट्रोल अनसिक्योर्ड लेंडिंग, क्रेडिट कार्ड को लेके होता है। ये अनसिक्योर्ड लेंडिंग है ना, इसको आप क्रेडिट कार्ड समझिए। क्रेडिट कार्ड के ऊपर आरबीआई ने थोड़ा सा शिकंजा कसा कि नहीं, आप इस तरीके से इतना लीलेंटली नहीं कर सकते इस पे काम। तो अब क्रेडिट कार्ड ऐसी चीज़ है जिससे बहुत सारी चीज़ें लोग खरीदते हैं, लेकिन अगर आप वहाँ पे थोड़े बैरियर्स लगा दो, थोड़े कंस्ट्रक्शंस कर दो, तो आपको देखने को मिलेगा कि ग्रोथ भी हिंडर होगी हमारे इकोनॉमी की उससे। तो यहाँ पे ये सारे एक्सपेक्टेशंस और प्रॉब्लम्स इन्होंने डाले हैं इस रिपोर्ट में, गोल्डमैन सैक्स ने। अगले आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। इंडिया और यूएस इंक कर रहा है एग्रीमेंट फॉर डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई। यस, यूएस और इंडिया, इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने एंटर किया है एक अग्रीमेंट जहां पे एक दूसरे को ये रेसिप्रोकल प्रायोरिटी सपोर्ट देंगे गुड्स और सर्विस के लिए रिलेटेड टू नेशनल डिफेंस। यस, अग्रीमेंट को बोलते हैं हम सोसा, सिक्योरिटी ऑफ सप्लायर्स अरेंजमेंट। एंड 4 डे विजिट किया गया अभी राजनाथ सिंह द्वारा यूएस में, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। दोनों कंट्रीज ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट MOA रिगार्डिंग द असाइनमेंट ऑफ लिएजन ऑफ
ऑफिसर्स। तो यहाँ पे बात हो रही है कि हम पोस्ट करेंगे एक दूसरे के मिलिट्री ऑफिसर्स एक दूसरे की कंट्रीज में, एंड वन नेवल ऑफिसर प्लेस्ड होगा विथ यूएस हेडक्वार्टर्स इन बहराइन। अब यूएस के हेडक्वार्टर्स बहुत सारे हैं, यूएस इज एवरीवेयर। अगर आप मिडल ईस्ट में देखेंगे तो यूएस के इतने सारे आपको दिखेंगे डिफेंस बेसेस, जहाँ पे जो होस्ट कंट्री है उससे बड़े फोर्सेस, मैं बोलूँगा मिलिट्री फोर्सेस और नेवल फोर्सेस, एयरफोर्स की अगर मैं बात करूँ वो यूएस के ही है वहाँ पे। तो काफ़ी आप देखिए यहाँ पे हम इंटरेक्शन इंक्रीज करना चाह रहे हैं यूएस के साथ, एंड दैट इज़ वाई वी आर लेजनिंग आर ऑफिसर्स इन ईच अदर्स कंट्री। एंड यहाँ पे अगर आप देखिए यूएस का जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये एक बायलेटरल अग्रीमेंट कर चुके हैं। बायलेटरल जहाँ पे दो लोग होते हैं उसे बायलेटरल बोलते हैं, एंड मल्टीलेटरल हो जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। तो ये नॉन बाइंडिंग सिक्योरिटी ऑफ सप्लायर अरेंजमेंट है, पेंटागन का ये कहना है। तो इससे दोनों कंट्रीज एक दूसरे से इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज ले पाएंगी और रिजॉल्व कर पाएंगी अनएंटिसिपेटेड सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस, मतलब ऐसे डिस्ट्रप्शंस जो हम एक्सपेक्ट ना कर रहे हो और आगे आ जाएं क्या पता, राइट। तो उस केस में हम लोग आराम से एक दूसरे से ये दोनों चीज़ें एक्सचेंज कर पाएंगे जो ओवरऑल सप्लाईज है। तो ओवरऑल हमारा सप्लाई चेन जो है वो बेटर होगा यूएस के साथ अगर आप देखें। एंड दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट अग्रीमेंट, मैं बोलूँगा दिस इज़ अ फेज जहाँ पे यूएस और रशिया, इंडिया दोनों को बहुत ही अच्छे से बैलेंस करके चल रहा है। एंड ऑफकोर्स हम लोग वेपन्स के लिए रशिया पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वी वॉन्ट टू मेक अ हेज यहाँ पे, ठीक है। वैसे तो इंडिया का गोल बहुत सिंपल है कि बाहर की कंट्री यूएस या रशिया से इंडिया ये एक्सपेक्ट करता है कि आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करो हमें, आप हमें पैटेंट्स दो टेक्नोलॉजी हमें, ताकि हम उसे खुद बना पाएँ। बट कोई भी कंट्री ऐसे क्यों दे देगी आपको, राइट। अगर आप खुद ही बनाने लग जाओगे तो आप क्या पता सेल भी करने लग जाओ उसे, आप compete करने लग जाओ उससे, और फिर आप लीक भी कर सकते हो इस चीज़ को। तो कहीं ना कहीं ये एक चैलेंज सबसे बड़ा इंडिया के लिए ये रहता है कि जैसे चाइना ने वेपन्स खरीदे रशिया से और उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर दी, उसको पूरा खोल के स्टडी किया उन्होंने, और वैसे आप कह सकते हो रेप्लिकास बनाए उनके, और वहाँ से काफ़ी वो एडवांस कर चुके हैं। वैसे ही इंडिया को या तो ये फॉर्मूला अपनाना होगा या देखना होगा कि किस तरीके से वो टेक्निकल नो हाउ लेकर आ पाता है हमारी डिफेंस इंडस्ट्री के लिए, ताकि हम खुद इंडिजिनसली ये प्रोडक्ट्स बना पाए। हमारे पास इतना सारा टैलेंट है, तो दिस इज़ पॉसिबल कि ये हम बिल्कुल कर पाएँ जैसे बाकी कंट्रीज कर रही हैं। आते हैं अगले आर्टिकल पे। टाइम हैज़ कम फॉर फेड टू कट रेट्स, पॉवेल एट जैक्सन होल। नाउ दिस इज अ स्टेटमेंट जहां पूरी दुनिया वेट कर रही थी। मैं बात कर रहा हूं फेडरल रिजर्व के स्टेटमेंट की। यस, पूरी दुनिया की निगाहें कल शाम को इन्हीं पर थी, इनके स्पीच पर। ट्विटर पे ये ट्रेंड कर रहे थे, हर जगह ट्रेंड कर रहे थे। क्यों? आपकी लाइफ पर भी इतना फर्क पड़ता है ना इनके डिसीजंस का, मैं आपको बता नहीं सकता इस वक्त। आप क्या कर रहे हो इस वक्त? अगर आप जॉब कर रहे हो और अगर कोई आपका यहाँ आईटी सेक्टर में है या आप आईटी सेक्टर में हो, आपकी प्रमोशंस, आपका करियर बहुत डिपेंड करता है कि यूएस के फेडरल रिजर्व के चेयरमैन कल क्या स्टेटमेंट देते हैं और सितंबर में क्या करते हैं। तो जैसे इंडिया में आरबीआई है, वैसे यूएस में फेडरल रिजर्व है। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, अभी जानते हैं। चेयर ऑफ फेडरल रिजर्व ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जेरोम पॉवेल ने कहा कि वक्त आ गया है कि फेडरल रिजर्व अब अपने की पॉलिसी रेट को कट कर दे। की पॉलिसी रेट क्या होता है मैं बता देता हूँ। आप और मैं और जितनी भी कंपनीज और गवर्नमेंट भी, यस गवर्नमेंट भी लोन लेके काम करते हैं, ठीक है। जब हम लोन लेते हैं उस पर इंटरेस्ट हम पे करते हैं, तो इंटरेस्ट कौन डिसाइड करता है? बैंक्स। बट नहीं, सिर्फ बैंक्स नहीं डिसाइड करता है। किसी भी कंट्री में सेंट्रल बैंक्स जब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो पैसे के सप्लाई को कंट्रोल करते हैं पॉलिसी रेट से। मतलब महंगाई अगर बहुत बढ़ गई है, मतलब क्या होगा? पैसा ज़्यादा आ गया मार्केट में, लोग ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। ज़्यादा खर्च करोगे तो चीज़ें महंगी हो ही जाएंगी, राइट। तो इससे क्या हुआ, आरबीआई क्या करता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं। इन अ सेंस आप अब इंटरेस्ट पे ऐसे नहीं कि कुछ भी खरीद लोगे, आप क्रेडिट कार्ड संभल के खर्च करोगे। आप घर लेने का प्लान कर रहे हो तो सस्ता घर लोगे या शायद ना लो, है ना। या फिर आपका ईएमआई ज़्यादा कटेगा एजुकेशन लोन में, होम लोन में, तो ओवरऑल आपका कंजम्पशन तो कम होगा ही होगा, जिससे महंगाई कम होगी। ये लॉजिक रहता है इसके पीछे। बेसिक इकोनॉमिक्स है ये, बहुत ही बेसिक इकोनॉमिक्स जो हम 11th-12th में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इस इंटरेस्ट को ना यूएस काफ़ी ऊपर लेके चला गया था, क्योंकि महंगाई दर भी वहाँ बिल्कुल रिकॉर्ड पे पहुँच गई थी, 9.5% तक पहुँच गई थी वहाँ पे इन्फ्लेशन।
तो अब क्योंकि इन्फ्लेशन 2% जो इनका टारगेट था वहाँ पे आ चुकी है, तो इन्होंने कहा है कि अब हम फिर से इंटरेस्ट रेट को कट कर देंगे, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा तो जो लोग घर ले रहे हैं इंटरेस्ट पे उनको बहुत राहत मिलेगी, एजुकेशन लोन वालों को मिलेगी। इसके अलावा कंपनी सारा खर्चा लोन पे करती हैं, कंपनीज तो एक्सपेंशन ही लोन पे करती हैं। तो अब इकोनॉमिक एक्टिविटी जब बढ़ेगी यूएस इकोनॉमी में, तो आप देखिए कि जो आईटी सेक्टर हमारे यहाँ है वो यूएस की कंपनीज को ही सर्विस प्रोवाइड करता है, और वो वेट कर रहा है कि यूएस में इंटरेस्ट रेट कट हो और यहाँ पे आईटी सेक्टर में बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगा, क्योंकि उनके कस्टमर्स के पास अब पैसा आ जाएगा। तो पैसा आएगा कस्टमर्स के पास तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले खर्च करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि एफडी कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी आईटी कंपनी जो सर्विस प्रोवाइडर है उन्हें बड़ा फ़ायदा होगा इससे। तो अगर आप जॉब करते हो तो आपको बहुत फ़ायदा है, आपके करियर के लिए फ़ायदा है। इसके अलावा पर्सनली भी हम लोग इंडिया में वेट कर रहे हैं कि हमारा भी क्रेडिट साइकिल ऐसा शुरू हो अब कि हमारे इंटरेस्ट रेट्स कम होने स्टार्ट हो, ताकि हमारे यहाँ भी कंजम्पशन और बढ़िया हो सके। तो इनका यही इन्होंने एक्नॉलेज किया कि जो रिसेंट, बाकी तो देखिए स्पीच वही है, हम इसे हर हफ्ते डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, कि कई महीनों से हम वेट कर रहे थे इस चीज़ का। इन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन जो है सस्टेनेबल पाथ पर है 2% के, एंड जो ट्रेजरी यील्ड्स है ये भी नीचे आ गई। S&P 500 इंडेक्स है यूएस का, जैसे हमारे यहाँ निफ्टी और सेंसेक्स है, ये काफ़ी ऊपर चला गया, एंड डॉलर डिक्लाइन हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें ओवरऑल देखने को मिली, एंड शायद गोल्ड भी काफ़ी बढ़िया रैली दिखा चुका है कल। तो जो स्पीच है इसने कंफर्म किया कि अब वी आर ऑन, मैं बोलूँगा ऑन द पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पे इंटरेस्ट रेट घटने अब स्टार्ट हो जाएंगे यूएस में। जो बेंचमार्क रेट थे वो करीब 5.25 से 5.5% चल रहे थे, जो हाईएस्ट है इन मोर देन 2 डेकेड्स, 20 साल के हाईएस्ट लेवल पे है ये। एंड यहाँ पे अब ये यहीं से वापस लौटते हुए हमें देखने को मिलेंगे। तो इन्होंने काफ़ी लंबी स्पीच दी, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें समझाई, बट आई एक्सपेक्ट कि अभी इतने महीनों से मैं इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, एंड पूरा हम इस पे अंडरस्टैंडिंग क्योंकि ऑलरेडी बिठा चुके हैं, तो आप कोई भी पुरानी वीडियोस जाके देख सकते हैं जिसमें टाइटल में फेडरल रिजर्व लिखा हो, आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे। चाइना रोबोट मेकर्स चेज टेस्ला टू डिलीवर ह्यूमनॉइड्स। चाइना डोमिनेट कर रहा है इस वक्त इलेक्ट्रिक व्हीकल के मार्केट में। चाइना दुनिया की जो इकलौती मेजर इकोनॉमी है जहाँ पे 50% कार्स जो बिकी है ना इनकी, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। यस, इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया, और इनकी जो लोकल ईवी कंपनीज हैं बहुत ही स्ट्रांग हैं वो भी। और दुनिया की टॉप 10 कंपनीज भी देखिए जो सबसे बड़ी है, उसमें चाइना की कितनी बड़ी कंपनीज है, कितनी सारी कंपनीज है। तो अब ये टेस्ला को चेस कर रहा है चाइना, किस चीज़ में, बैटरी पावर्ड ह्यूमनॉइड्स में। यस, ये ऐसे इंसान जैसे दिखने वाले रोबोट्स बनाना चाहता है चाइना, जैसा टेस्ला ने अभी रोल आउट किया था एज अ प्रोटोटाइप। तो वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस में दिस वीक बीजिंग ने करीब 2 डजन चाइनीज कंपनीज ने शो ऑफ किया ह्यूमनॉइड रोबोट्स, जिन्हें डिजाइन किया जा रहा है कि वो फैक्ट्रीज में काम करेंगे और वेयर हाउसेस में। एंड इन्होंने दिखाया कि मेड इन चाइना प्रिसिजन पार्ट्स जो हैं चाहिए होंगे हमें इन्हें बनाने के लिए। तो चाइना पुश कर रहा है इनटू एन इमर्जिंग इंडस्ट्री, ठीक है, एंड ये चाहता है कि ये ओवरऑल इस तरीके की डेवलपमेंट्स करे कि ये रोबोट जो है ये काम कर पाए। एंड ये क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि कितना एडवांटेज होगा अगर मास प्रोडक्शन में इस तरीके के रोबोट्स आ जाएं, क्योंकि रोबोट्स डोंट नीड एनी ब्रेक, they don't want to rest, they don't want to eat food, and they don't want any holidays। तो जो रोबोटिक्स एफर्ट है इसे बैक किया जा रहा है बाय प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की पॉलिसी ऑफ डेवलपिंग न्यू प्रोडक्टिव फोर्सेज इन टेक्नोलॉजी। एंड ओवरऑल जो सिटी ऑफ बीजिंग है इन्होंने लॉन्च किया है $1.4 बिलियन स्टेट बैक फंड्स फॉर रोबोटिक्स। $1.4 बिलियन का फंड है रोबोटिक्स के लिए। एंड जो रोबोट्स हैं डिस्प्ले पे दिस वीक ड्रॉ फ्रॉम सम ऑफ द सेम डोमेस्टिक सप्लायर्स जो ईवी वेव में भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के भी, वही लोग अब रोबोट इंडस्ट्री में भी आ रहे हैं। तो ओवरऑल हमें देखने को मिलेगा कि किस तरीके से ये डेवलप होता है। एंड आई थिंक ये सब पढ़ के फील होता है दैट इंडिया हैज़ अ लॉट ऑफ कैचिंग अप टू डू यहाँ पर। द पैराडॉक्स ऑफ चाइनाज ग्लोबलाइजेशन, तो अगला आर्टिकल भी चाइना पर ही है, एंड दिस इज एन एडिटोरियल। तो डिस्कस करते हैं इसे अच्छे से। चाइना के जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं वो फिर से फ्रेट कर रहे हैं कंट्री की सपोजिडली अनफेयर इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस पर। जो चाइना के ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, मतलब कि वो लोग जो चाइना के साथ ट्रेड करते हैं, फिर से परेशान है चाइना की एक अनफेयर इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस से। और उसमें से देखिए एक कुछ प्रैक्टिसेस तो बहुत ही खतरनाक लेवल पे होती है, स्पेशली जो ये सब्सिडीज देते हैं। तो इस वक्त फोकस है चाइना के एलिजिड अटेम्प्ट पर टू एक्सपोर्ट इट्स एक्सेस कैपेसिटी।
चाइना में ये प्रॉब्लम हमेशा रहती है कि हमेशा एक्सेस कैपेसिटी रखता है चाइना, ठीक है। जो भी डिमांड है ना उससे कई ज़्यादा ये गुड्स प्रोड्यूस कर देगा, मार्केट में फ्लड कर देगा सामान को। एंड होता यह है कि जब बच जाता है तो ये ग्लोबल मार्केट को फ्लड करना शुरू कर देता है। तो इस वक्त आप देखेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे चाइना यही चीज़ें कर रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप में ये फ्लड कर रहा है मार्केट को। इतनी सारी कंपनीज है एक साथ चाइना की जो कार बनाती हैं, एंड उसके बाद वो अलग अलग ईवीज में भी है, हर जगह है वो, एंड ये फ्लड कर रहे हैं मार्केट को। तो इससे पहले कि दुनिया नेक्स्ट राउंड ऑफ रिटालिएटरी एक्शन ले चाइना के अगेंस्ट, बहुत ही हमें ज़रूरी होगा समझना कि कितना स्टबन और मिस्टिफाइंग है चाइनीज एक्सपोर्ट जगरनॉट। यहाँ पे जो अगर आप देखें जो को ऑथर्स हैं एंड जो ऑथर हैं ये डॉक्यूमेंट कर रहे हैं एक रीसेंट पेपर में कि जो चाइना का शेयर है ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में, इट हैज़ कंटिन्यूड टू सोर। ये लगातार बढ़ते जा रहा है ग्लोबल मार्केट्स में एक्सपोर्ट्स का शेयर, डिस्पाइट कि कंट्री ने काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड रिस्पॉन्सेज भी लगाए हैं, डोमेस्टिक एक्शंस भी ऐसा हुआ है कि दैट शुड हैव करेक्टेड द इम्बैलेंस, लेकिन द पैराडॉक्स हैज सीरियस पॉलिसी इम्प्लीकेशंस। इस वक्त इतने ट्रेड वॉर चल रहे हैं, यूएस ने चाइना पे इतने तरीके के आप कह सकते हो बैरियर्स लगा दिए हैं व्हेन इट कम्स टू टैरिफ। यूरोप ने नया बैरियर लगा दिया है, टैरिफ बैरियर ऑफ आई थिंक ईवीज पर 35 to 40% का। तो अगर आप मिड 80s से अंटिल ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 तक की बात करें तो करीब ऑलमोस्ट 30 ईयर्स जो रेशियो था चाइना की इंपोर्ट का टू जीडीपी, ये मोर देन डबल्ड, ठीक है, 2 गुना से भी ज्यादा हो गया, 14% से करीब 33%। लेकिन जो चाइना का करंट अकाउंट बैलेंस था, करंट अकाउंट बैलेंस होता है मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। कोई भी कंट्री चाहती है कि पॉजिटिव रहे, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, हमेशा एक्सपोर्ट ज्यादा रहे ताकि आप दूसरे को सामान बेचो, राइट, आप पॉजिटिव रहो, हमेशा लोग यही चाहते हैं। तो ये 4% के डेफिसिट से ये करीब सरप्लस पे आ गया 10% के। एंड ये 2 आउटकम रिफ्लेक्ट करता है कि चाइना किस तरीके से ओपन हुआ आउटसाइड वर्ल्ड के लिए। जो राइजिंग इंपोर्ट टू जीडीपी रेशियो था, टिपिकली इसकी वजह से ट्रेड लिबरलाइजेशन आया, इंक्लूडिंग रिडक्शन ऑफ टेरिफ्स एंड नॉन टेरिफ्स। इसके अलावा चाइना ने फेमसली शेड किया उसके इनवर्ड ओरिएंटेशन को जब डेंग शॉपिंग रिफॉर्म आए, एंड इसकी वजह से कंट्री का असेंशन हुआ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में 2001 में। तो दिस इज अबाउट द चाइनीज स्टोरी कि किस तरीके से इन्होंने जो एग्रेसिव एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रैटेजी अपनाई, ठीक है, जहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत ही क्लोज रखा, ठीक है, इकोनॉमी को टू फॉरेन कैपिटल इन्फ्लोज, एंड सेंट्रल बैंक हमेशा सरप्लस फॉरेन करेंसी बाय करता रहा एक्सचेंज रेट को कंपेटिटिव रखने के लिए। एज अ रिजल्ट इनकी फॉरेन एक्सचेंज रेट ओवरऑल इनके पास $4 ट्रिलियन के फॉरेन रिजर्व्स थे। हम बोलते हैं कि आरबीआई के पास इतना फॉरेन रिजर्व है, बहुत ही बढ़िया चल रहा है, इस वक्त $650 बिलियन का है, हम लोग बोलते हैं ये, राइट। लेकिन इनके पास तो $4 ट्रिलियन का कैश है, मतलब जितनी इंडिया की ऑलमोस्ट इकोनॉमी है उतना जीडीपी एक साल की, उतना ये कैश लेके बैठे हैं डॉलर्स में, ठीक है। तो जो ट्रेड ओपननेस है और अग्रेसिव मर्केंटलिज्म है, इसकी वजह से हमें ये थर्ड आउटकम देखने को मिला, जो था इंक्रीजिंग शेयर ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट्स। जो ओवरऑल इनके एक्सपोर्ट्स थे 1% हुआ करता था ग्लोबल शेयर में 1985 में, ये बढ़कर के 2007 में 12% हो गया, और 50% हो गया किसी किसी सेक्टर में जैसे अपैरल, कपड़े और फुटवेयर में। अदर वर्ड्स में अगर जो इनकी जो ट्रेड और दूसरी पॉलिसीज हैं और फास्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ है चाइना में, वो कुछ अलग ही लेवल पे है एज कंपेयर टू द होल वर्ल्ड। तो ओवरऑल यहाँ पे जो राइजिंग एक्सपोर्ट्स हैं, करंट अकाउंट सरप्लस, करंट अकाउंट मैंने अभी बताया क्या होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट अगर सीएडी कहीं लिखा हो मतलब कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट किया तो ये नेगेटिव आया, इंपोर्ट ज़्यादा है। जैसे इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट रहता है और चाइना के लिए है करंट अकाउंट सरप्लस। तो ओवरऑल ये जो मेजर्स थे इनके कि लार्ज और सस्टेन करेंसी अप्रिसिएशन रहे, एम्बिशियस गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट ने भी बहुत स्पेंड किया, और एग्रेसिव प्रोटेक्शनिस्ट मेजर लिया। आप देखते हैं कि चाइना में कितनी सारी कंपनीज है जो बिल्कुल है ही नहीं बाहर की, ठीक है, अमेजन नहीं है चाइना में, आप देखिए ईबे वगैरह नहीं चलता वहाँ पे, दूसरी जो कंपनीज है वो उसके बस बाहर की कॉपी बन जाती है, वहाँ ऊबर नहीं है, ओला नहीं है।
इस तरीके की कोई कंपनी नहीं है, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रखा अपने लोकल इंडस्ट्रीज को, जहां इंडिया कहीं ना कहीं हमें कई बार फेल होता हुआ दिखा। तो अमेरिका ने भी फिर यही किया, बोला कि हम भी प्रोटेक्शनिस्ट बनेंगे, हम भी अपनी कंट्रीज को प्रमोट करेंगे, चाइना की कंपनीज को अलाउ नहीं करेंगे कि वो हमारे यहाँ सामान बेचे। लेकिन इससे चाइना के एक्सपोर्ट्स कम होने चाहिए थे, बट हमें देखने को मिला कि इससे कुछ फर्क ऐसा नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो जो एक्सपोर्ट है, द कोलैप्स है ऑफ इंपोर्ट्स आफ्टर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस शुड हैव इम्पेयर्ड एक्सपोर्ट कंपैरेटिवनेस अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिस्ट एबा लर्नर्स व्यू। इंपोर्ट टैक्स एक एक्सपोर्ट टैक्स होता है। जो रिलेटिव बूम है नॉन ट्रेडेबल में, जो स्टिमुलस की वजह से आता है, वो अंडरमाइन कर देता है किसी भी ट्रेडेबल सेक्टर के कंपेटिटिवनेस को, कि वो दूसरे किसी कंपनी या कंट्री से कंपीट कर पाए। जहां अगर आपके यहाँ कंट्री में सैलरी बढ़ रहा है, प्राइस इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो क्या होगा, आपकी कंपेटिटिवनेस कम हो जाएगी ओवरऑल। यूएस और यूरोप में ये तो प्रॉब्लम है, आपको इतना पे करना पड़ता है किसी एम्प्लॉय को कि आप उस प्रोडक्ट को फिर अगर बनाओगे तो इतना महंगा बेचना पड़ेगा कि कोई लेगा ही नहीं। क्योंकि चाइना में आपसे 10 गुना कम कॉस्ट पे कोई 10 गुना ज़्यादा मेहनत कर रहा है, तो आप उस पर कितना ही इंपोर्ट लगा लो, कुछ भी लगा लो, वो आपकी कंट्री में आकर के बहुत ही ज़्यादा कंपेटिटिव प्राइस पे होता है। तो इट्स बेटर कि कई बार लोग इंडिया में कार मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने की जगह पे चाइना में सेटअप करके वहां से इंपोर्ट कर लेते हैं। इतना टैक्स लगाने के बावजूद वो ज़्यादा सस्ता पड़ता है उन कंपनीज के लिए, और उनको फायदा ज़्यादा होता है, प्रॉफिट ज़्यादा होता है। देखिए, आप ये एक्सपेक्ट करें कि बिजनेस अपना प्रॉफिट ना सोचे तो आप गलत हैं। तो इसी परसेप्शन से गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनाना चाहिए कि बिजनेस अपने प्रॉफिट के बारे में सोचेगा, बट गवर्नमेंट इस तरीके से पॉलिसीज बनाए कि वो प्रॉफिट करते हुए लोगों का भी प्रॉफिट हो पाए, कंट्री का भी हो पाए, सोसाइटी भी कर पाए। तो चाइना ने मैसिवली सब्सिडाइज किया अपने एक्सपोर्ट्स को भी। चाइनीज गवर्नमेंट अच्छा खासा सब्सिडीज प्रोवाइड करती है नई टेक्नोलॉजीज में, चाहे ईवी की भी बात कीजिए, लेकिन बहुत ही अनकन्वेंशनल और कंसील मैनर में, एकदम छुप के। आप प्रूव नहीं कर पाओगे कभी भी कि चाइनीज गवर्नमेंट आपको डायरेक्टली कोई सब्सिडी दे रही है। तो या तो ये है, या तो फिर चाइनीज फर्म्स बहुत एफिशिएंट है, स्पेशली इन मास्टरिंग न्यू टेक्नोलॉजीज इन सेक्टर्स जैसे कि ईवीज। ऑफकोर्स प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं, इनकी ईवी कार्स अच्छी हैं, तभी ये compete कर रही है। ऐसा नहीं कि इन्होंने बस प्लास्टिक के मॉडल्स बना दिए हैं और वो सस्ते हैं क्योंकि वो क्वालिटी में अच्छे नहीं है और इसीलिए टेस्ला और बाकी कार्स नहीं बिक रही उनके सामने, ये आप बिल्कुल नहीं बोल सकते। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।